Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 28 ऑफ फरवरी 2024. लेक्चर के अंदर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा इंग्लिश एसे पर, करंट अफेयर्स पर, पाकिस्तान अफेयर्स पर और सोशल साइंसेस के जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके जो जनरल कैटेगरी के एरियाज हैं उनको कवर करेंगे. क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप करेंगे एंड आर्गुमेंट बिल्डिंग जो आपकी अप्रोच है उसके ऊपर वर्किंग की जाएगी एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू इन द एंटायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड स्पेशली इंग्लिश एसे के अंदर और आपके इंटरव्यू के अंदर. तो जी, ये रहा आपका जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन. इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ 1, 2 एंड 3 ये वाले तीन जो एडिटोरियल्स हैं इनका एनालिसिस आपके साथ किया जाएगा. बाकी जो ओपिनियंस हैं 1, 2, 3 एंड 4 जिनको मैं मिनी ऐसे भी कहता हूं, इसके लिए आप लोगों को इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. एंड रजिस्ट्रेशन की जो फीस है दैट इज वेरी मच लेस, बहुत मुनासिब सी है, लेस देन द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर है. एनीवन कैन अफोर्ड इट. ठीक है ना. और इसको रखा भी इसलिए है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इसको अफोर्ड कर सके एंड अल्टीमेटली ये जो ओपिनियंस हैं ये भी इन द सेम वे जो है आपकी जो क्रिटिकल अप्रोच है वो डेवलप करेंगे जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर मिस है. और यही अप्रोच चाहिए है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एंड स्पेशली ऐसे के अंदर. अच्छा जी, इससे पहले कि मैं और इसको आगे चलें शुरू करें तो मैं आपको बता दूं ये एक तो लेक्चर्स जो थे ये टाइम से थोड़ा पीछे थे और उसकी रीज़न सिर्फ दो रीज़न थी. एक तो मेरा अपना थोड़ा हेल्थ का इशू था एंड सेकेंडली जो है उसके साथ साथ आपको पता है कि CSS 2024 के जो हैं एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं. ठीक है ना. तो उस वजह से फिर जो बच्चे हमारे हैं जो इंग्लिश ऐसे के थे तो उनके साथ फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ गया. तो मेरी तो नींद भी पूरी ना हो सकी. सो बहरहाल जो भी था, अब हमें ये खुशी है कि बच्चे गए हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर था उनका और बड़ा अच्छा उन्होंने उसको जो है एलेबोरेट किया है, एक्सप्लेन भी किया है, मेरी डिस्कशन भी हुई है बच्चों के साथ. तो काफ़ी इंशाल्लाह होपफुल है कि जो रिजल्ट्स हैं उनके अच्छे रहेंगे क्योंकि जो पहला दिन होता है ये डिफाइनिंग होता है. इसके अंदर ही आप कैसे होता है, कंपोजिशन होता है एंड दैट इज़ अ डिफाइनिंग पेपर. ये जो दो पेपर हैं ये 99% जो आपके चांसेस, बल्कि 100% आप कह लें कि जो इसको पास कर लेता है इन दो पेपर्स को तो समझ ले उसका CSS पास हो जाता है रिटर्न. यही एक ये दो जो है बहुत बड़ा फिल्टर होते हैं CSS के अंदर. तो फर्स्ट डे जो है डिफाइनिंग है. बाकी जो है अगर किसी को लग रहा है कि उसका थोड़ा ऊपर नीचे है तो वो अपना हौसला पस्त ना करे. बाकी जो एग्जाम रह गए हैं पेपर्स उनको फुल जो है मेहनत के साथ वो फुल लगन के साथ एग्जाम में अपीयर हों क्योंकि यहाँ पर लक भी काउंट करती है फाइनली. ठीक है. इसलिए अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना. आप छोड़ दें, जो बस पेपर्स होते जा रहे हैं पीछे ना देखें, आगे देखें और चलते जाएं और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहें क्योंकि ये जो पेपर है ना, ये जो एग्जाम है इट इज द एग्जाम ऑफ नर्व्स. ठीक है. अपने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखें और बस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में अपीयर हूँ, बाकी छोड़ दें रिजल्ट्स के ऊपर. ठीक हो गया. तो इस वजह से ये फिर थोड़ी सी रूटीन जो थी एक दो लेक्चर्स की ऊपर नीचे हुई है एंड इंशाल्लाह वी विल बैक और इसको रूटीन पे ले आएंगे एक आधे दिन के अंदर. ठीक है. PDF का जो लिंक है, और यहाँ पर इससे पहले मैं और भी बताऊं, जैसे अब जो एसए का पेपर था इट इज जस्ट लाइक अ करंट अफेयर जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, जिसके अंदर ब्रिक्स थी, जिसके अंदर ग्लोबलाइजेशन थी और इस तरह की और चीजें थी. तो ये सारी की सारी चीजें हम अपने एडिटोरियल्स के अंदर, अपने ओपिनियंस के अंदर जो है इन सब को हमने डिस्कस किया हुआ. ब्रिक्स हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस किया एडिटोरियल के अंदर. ठीक है. तो यही चीजें होती हैं, वो चीजें यही हैं, नॉलेज यही है. बट जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, एक एक डिमेंशन डिफाइन करता है कि इसमें जाओ, तो बस वो दे देता है. बाकी आपने उस डिमेंशन में जाना होता है लेकिन डाटा वही होता है उस डाटे को सपोर्ट देकर. उसी डिमेंशन को सपोर्ट देनी है जो डाटा आपके पास अवेलेबल है. डाटा चेंज नहीं होगा. ठीक है ना. लेकिन वहां पर फिर थोड़ा सा क्रिएटिविटी की टाइप चीज आ जाती है. इंग्लिश ऐसे के अंदर करंट अफेयर के अंदर यही डिफरेंस होता है कि करंट अफेयर के अंदर आपने जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, बट ऐसे के अंदर आपने अपने पॉइंट्स को जो है आप कह लें सपोर्ट देनी होती है. ठीक है. और लॉजिकल तरीके से लिखना होता है और स्पेशली जो है इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत उसके ऊपर ग्रिप भी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. ठीक है. तो बहरहाल
अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी जो आपके एग्जाम्स रह गए उनके ऊपर आप फोकस करें, जो 2025 वाले हैं वो अपने आप को तैयार रखें, वक्त गुजरते पता नहीं चलता। और मैं रियलिटी बात करता हूँ कि सीएसएस का एग्जाम जो है बेसिकली उन्होंने एक ग्रेजुएशन लेवल का रखा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस वहाँ पर हम जब देखते हैं तो ग्रेजुएशन का जो स्टूडेंट है उसका लेवल बहुत नीचे होता है। ये नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर दम नहीं है, बात ये है कि उनको वो वाली इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड की जाती। ठीक है, वो वाली एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जाती। तो फिर होता इस तरह से है कि जो बच्चे बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनको फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके अपने अपने लेवल को अप करना पड़ता है और उस लेवल पर लेकर आना पड़ता है जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल है। कुछ बच्चे 6 महीनों में आ जाते हैं ऊपर, कुछ को साल लग जाता है, कुछ को 2 भी लग जाते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर बैकग्राउंड। और लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप पॉलिश्ड हैं, तो आप 1 साल के अंदर अंदर इजीली सीएसएस जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल कोशिश करें, टारगेट क्लियर रखें, टारगेट के ऊपर फोग नहीं आनी चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप मेहनत करें और अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल हम इस जर्नी में आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ चीज़ें आपके साथ हम वो वाली शेयर करते रहेंगे जो आपकी हेल्पफुल रहेंगी, लेकिन फाइनल मेहनत आपकी ही होगी। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपका टाइम सेव कर सकते हैं, आपकी एनर्जी सेव कर सकते हैं, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो क्वालिटी वाली चीज़ें हैं वो जो आपके एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। बट फाइनल फिर ये जंग आपकी है, आपने ही लड़नी है। पीडीएफ लिंक न्यूज़पेपर का टुडे जो है और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 चैप्टर इसके बना दिए जाएंगे छोटे छोटे, जो इसके अंदर डिस्कशन होगी, उसके कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली, आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। और एक ये छोटा सा क्वेश्चन, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, पाकिस्तान का सिर्फ एक ही वाइस प्रेसिडेंट था और वो कौन सा था, उसका आपने नाम बताना है। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, इजी सा है, तो इस उसको आपने अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट वन, एडिटोरियल डैमेज, डेमोक्रेसी डैमेज्ड, डेमोक्रेसी जो है वो डैमेज हुई है, कैसे हुई है ये इसके अंदर वो डिस्कस करता है। एक दो चीजें हैं इसके अंदर, ज्यादा बातें नहीं है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करता है, और दूसरा आपको पता है कि कोalition गवर्नमेंट बन चुकी है, तो उस गवर्नमेंट के अंदर जो है अब स्पीकर साहब जो है नेशनल असेंबली के, उन्होंने हल्फ उठाया है। तो बहरहाल अब बात यहाँ पर यह है कि फर्स्ट सेशन जो है नेशनल असेंबली का वो कॉल करना है। तो जो आरफ अलवी साहब हैं, जो राइट नो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया है जो फर्स्ट सेशन है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन ये कहता है, हु हैज द लॉफुल अथॉरिटी टू समन द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली, जो न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली है उसको बुलाने के लिए, उसका सेशन जो है बुलाने के लिए किसके पास है अथॉरिटी, कौन बुलाएगा उसका फर्स्ट सेशन। प्रेसिडेंट ने बाहर रिफ्यूज कर दिया है। क्यों रिफ्यूज कर दी है? बिकॉज जो रिजर्व सीट थी वो अभी तक असाइन ही नहीं की गई, किनको, जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं। लेकिन इसी जब प्रेसिडेंट साहब ने रिफ्यूज किया तो जो नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ साहब, उन्होंने पहला सेशन जो है वो बुला लिया। ठीक है, और क्यों बुला लिया? क्योंकि वो सेटिस्फाई करना चाहते थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलाइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक टाइम लिमिट दी हुई है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने नेशनल असेंबली का पहला जो अजलास है वो बुला लिया। लेकिन आपके प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब ने उसको रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज उन्होंने कहा क्योंकि अभी तक रिजर्व सीट्स का आपने मामला हल नहीं किया। अब रिजर्व सीट्स होती हैं 70, जिसमें से 60 होती हैं वुमन की, 10 होती हैं माइनॉरिटीज की, इनके ऊपर कोई इलेक्शन नहीं होता, ये समझ ले कोटा होता है। और ये जो सीटें हैं, ये जितने परसेंट कोई पॉलिटिकल पार्टीज ओपन मेरिट वाली सीटें जीती है, उतने परसेंट उसको ये सीटें 70 में से दे दी जाती हैं, और वो आपने जो जो बंदे चाहे नॉमिनेट करके उनको ये सीटें दे सकते हैं। बहरहाल वो कहते हैं उन्होंने बुला लिया अशरफ साहब ने, राजा परवेज अशरफ साहब ने, लेकिन ये क्लियर अनक्लियर है कि जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं उनके पास ये ऐसा काम करने की अथॉरिटी है या नहीं है। तो इससे ये है कि अब फिर क्लैश आ गया ना प्रेसिडेंट आरफ अलवी साहब का और नेशनल असेंबली के स्पीकर का। तो यहाँ पर जो है एक नई जो है कोर्ट की बैटल भी शुरू हो सकती है, एक नया काम जो है वो शुरू हो सकता है इस चीज से। बहरहाल ये बात करने के बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन की तरफ आ जाते हैं और इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बिल्कुल फेल हो चुका है, और उसका फेल की वो फिर एक तारीफ शुरू करते हैं वो पिछले दिनों से।
जब इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा और जो है पंजाब की नेशनल प्रोविंशियल असम्बलीज को तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शंस करवाओ, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन नहीं करवाया। उसके बाद जब टाइमलाइन मुकम्मल होगी तो नेशनल असम्बली की जो है वो उसका टाइमलाइन खत्म हो गया, उसका टन्योर खत्म होगा, तो फिर इसका जब इलेक्शन करवाना था तो 90 डेज के अंदर इसका इलेक्शन करवाना था नेशनल असम्बली का। नेशनल असम्बली में ये होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट अपना टर्न्योर मुकम्मल करती है तो 60 विद इन 60 डेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको इलेक्शन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नेशनल असम्बली अपना टर्न्योर कंप्लीट नहीं करती और रिजाइन दे देती है तो विद इन 90 डेज आपको इलेक्शन करवाना पड़ता है। तो यहां पर जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसने ये किया कि जस्ट द लास्ट डे उन्होंने क्या कर दिया, आखिरी 1-2 दिन के अंदर उन्होंने रिजाइन कर दिया ताकि जो है 90 डेज का टेन्योर बन जाए। बहरहाल 90 डेज के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करवाना था, लेकिन ये भाई साहब 3 महीने को छोड़ो ये 6 महीने से ऊपर ले गए इलेक्शन को, 6 महीने लेट कर दिया, तो यहाँ पर भी ये फेल हो गया। उसके बाद जब फरवरी 8 को इन्होंने इलेक्शन करवाया ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो इसका काम था कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंश्योर करना फ्री फेयर और साथ में एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिसके अंदर जो है इलेक्शन हो सके, जिसके अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो जो है फेयर एंड फेयर तरीके से हो सके। लेकिन इसमें भी ये फेल हो गया। तो बहरहाल वो कहता है ये मैंने 2-3 चीजें बताई हैं और इसकी आगे जो इसकी चार्ज शीट है ना वो बहुत लंबी है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल बुरी तरह फेल हो चुका है और ये क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। उसके बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, SIC सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसकी बैक पे पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इस जमात के साथ क्या किया है, शमूलियत इसमें कर ली है। अब क्या है, जो मेजोरिटी पीटीआई बैक इंडिपेंडेंट्स हैं उन्होंने इसको ज्वाइन तो कर लिया, अब वो डिजर्व कर रहे हैं इस कोटा, रिजर्व सीट जो मैंने अभी बताई 70 की, तो वो कह रहे हैं इसके अंदर से हमें भी कोटा दो, क्योंकि जब पीटीआई के जो बैक कैंडिडेट हैं वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है नेशनल असेंबली के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बड़ा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी बड़ा है, क्योंकि इस अकेले पीटीआई के ग्रुप ने तकरीबन 100 प्लस सीटें ली हैं। अब इसने शमूलियत कर ली है SIC के साथ, क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने रिजर्व सीट लेनी है तो इनको किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा, तो इन्होंने पार्टी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसके साथ मिल गए हैं और मिलने के बाद अब इन्होंने अपनी डिमांड की है कि हमें रिजर्व सीटें जो हमारी 70 में से बनती हैं वो भी हमको दो। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, ये जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई अभी तक इनका काम नहीं किया। और फिर यहाँ पर जो एडिटोरियल वाला कहता है कि ये जो केस है कि ये कोई यूनिक केस नहीं है, कोई नया केस नहीं है, और सपोर्ट जो है SIC की वो क्लेम कर रही है कि उनको रिजर्व सीटें मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है, मामले को लटका रहा है। और अब ये है आपकी जो अब नेशनल असेंबली बनी है, ये 16th नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। ये जो अब 2024 के इलेक्शंस के बाद बनने जा रही है, ये 16वीं नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की। ये भी आप ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज द 16th नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो यहां पर वो वही बस ये बात करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली वो यहां पर भी क्या कर रहा है, डेमोक्रेसी को डैमेज कर रहा है। उसे चाहिए कि वो टाइमली जो रिजर्व सीट्स हैं वो इनको दे, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट अपोजिशन में बैठना, जहां जहां किसी ने बैठना है वो बैठे और अपना काम करें, लेकिन ये इस मामले को लटका रहा है। और यहाँ पर वो फिर कहता है कि पावरफुल डिसाइड टू रोब द पब्लिक ऑफ इट्स वॉइस। पावरफुल लोग जो हैं उन्होंने पब्लिक की जो वॉइस है उसको चुरा लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक वीक अदारा बन के हमारे सामने आया है और ये यंग पॉपुलेशन खास तौर पर उसके सामने क्लियर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। तो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट रोल, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी इस बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इस बॉडी की जिम्मेदारी है। लेकिन पाकिस्तान में ये बॉडी जो है इतनी कमजोर साबित हुई है ना कि इसकी कोई इंतहा ही नहीं रही। सो दैट इज, अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी की बात करें तो हर्डल्स के अंदर हम कह सकते हैं वीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके प्रपोजल्स के अंदर, इसके सजेशंस के अंदर हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक स्ट्रांग बॉडी बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाया जाए, इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि जो यहां तक कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके भी ये डिपेंडेंट ना रहे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, तो फिर ही पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो सकती है। दूसरा, दी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज।
मिसप्लेस प्रायोरिटीज में जो बात होगी वो है जी मिसिंग पर्सन का केसेस जो लगे हुए हैं मिसिंग पर्सन की, वो लोग जो पाकिस्तान में गुम हो गए हैं और मिलने का नाम नहीं ले रहे। तो यहां पर क्या हमारे सामने आता है, यहां पर स्टोरी इस तरह से सामने आती है कि थोड़े दिन पहले जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पिटिशन दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसके अगेंस्ट करती है? वो पिटीशन इस तरह से गवर्नमेंट के जो फेडरल गवर्नमेंट है वो पिटीशन दायर करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। किसके अगेंस्ट? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह रहा था, उसने ऑर्डर्स दिए थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो ट्रेस करें मिसिंग ब्लोच स्टूडेंट्स को, और इसके साथ साथ जो वो जो है ये ऑर्डर्स दिए दिए, और साथ में जो फेडरल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट जो है खींच रही थी कि तुम सॉरी हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनसे पूछ रही थी, क्वेश्चन कर रही थी कि किधर है ये मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स। तो इस चीज को लेकर जो है स्टेट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो केस दायर कर दिया, पिटिशन दायर कर दी है। और वहां पर जाकर उन्होंने कहा है कि क्यों जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज है कॉन्स्टेंटली जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको समन भेज रहा है, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर को क्यों पूछता है बार बार इस चीज के इसके बारे में। हालांकि इसके ऊपर एक कमेटी ऑफ सिक्योरिटी बॉडीज की बना दी गई है और उस कमेटी का काम है कि इंक्वायरी करे और ये जो बलोच मिसिंग स्टूडेंट्स हैं इनको ढूंढे। लेकिन इसके बावजूद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर को और दूसरे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको तंग कर रहा है, उनको समन्स भेज रहा है। तो इसके ऊपर जो है जनाब अली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है पिटीशन फाइल कर दी है। तो यहां पर वो कहता है कि असल में जो गवर्नमेंट है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज के ऊपर, और इसी वजह से तो गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि वो क्या करती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है तो वो काम करती, सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती, रिप्लाई देती। तो बजाय ये काम करने के स्टेट ने क्या किया, जाके फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन कर दी कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कौन होता है, ये रोज हमारा सर खाता रहता है, रोज हमसे पूछता रहता है ये बलोची स्टूडेंट्स किधर हैं, बलोच के स्टूडेंट्स जो हैं मिसिंग बलोच स्टूडेंट्स ये कहाँ हैं, इनको ट्रेस करो, तो ये हमारी इससे जान छुड़वाएं। तो बहरहाल यहाँ पे वो कहता है कि जो गवर्नमेंट है उसने कोई इंटरेस्ट शो नहीं करवाया इस मैटर के अंदर। और यहाँ पर आपके सामने जो है जब इस्लामाबाद के अंदर जो है धरना होता है, प्रोटेस्ट होता है, बलूचिस्तान वाले आके जैसे मार रंग है और दूसरे जो है अपना मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, औरतें हैं, एजुकेटेड हैं, वो आते हैं इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते हैं। तो स्टेट का रिस्पांस क्या था वहां पर? स्टेट ने ये रिस्पांस दिया कि जो मिसिंग पर्संस हैं असल में उन्होंने जो सेपरेटिस्ट आउटफिट्स हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उनको ज्वाइन कर लिया है, या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब्रोड चले गए हैं, बाहर के मुल्क चले गए हैं पाकिस्तान को छोड़कर अच्छा रिजक कमाने के लिए। और इसके साथ साथ एक और स्टेट कहती है, आगे से अपना जवाब देती है कि ये कोई हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं है मिसिंग, यूएस और यूके के अंदर भी मिसिंग पर्सन्स की तादाद बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स में मिसिंग पर्सन है। तो अगर पाकिस्तान में थोड़े से मिस हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर वो फाइनली कहता है कि स्टेट का काम नहीं है ऐसी इस तरह की नॉन सीरियस बातें करना, स्टेट का काम ये है कि वो प्रोड्यूस करे, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रही है ना स्टेट के, वो सेपरेटिस्ट हैं, वो टेररिस्ट हैं, तो स्टेट का काम है उनको प्रोड्यूस करे कोर्ट के सामने, पर कोर्ट जो है फैसला करे कि उनका क्या करना है, उनको क्या सजा देनी है। ये खुद ही पकड़ के खुद ही सजा देने वाला मामला जो है ना ये बिल्कुल भी गलत है। बहरहाल पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं यहाँ रहूं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की हमने बात की, जो कि मिसिंग पर्सन के केसेस में हमारे सामने आता है। और पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, मतलब क्या है, मिसिंग पर्सन के केसेस हैं और जब स्टेट से पूछा जाता है तो स्टेट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, और जब स्टेट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रही तो व्हाट इट मीन्स कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। स्टेट जो को चाहिए कि वो जवाब दे ना, स्टेट की जिम्मेदारी है कि इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और उन फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, उन फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देना जो है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। लेकिन स्टेट के पास जब जाया जाता है कि जनाब हमारा ये बंदे गुम हो गए हमें ढूंढ के दो, तो स्टेट का रिस्पॉन्स क्या आता है? स्टेट का रिस्पॉन्स ये आता है जनाब कि ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो जो है टेररिज्म फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हैं, ना कि ये हम जो है उनको ढूंढते हैं और उनको चेकआउट करते हैं। तो बहरहाल ये क्या है,
ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, और जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होंगी एक खास ग्रुप की, तो अल्टीमेटली वो जो ग्रुप है वो स्टेट के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान में तो पहले ही तरीके तालिबान पाकिस्तान और दूसरी जो है कोहिस्तान मूवमेंट हो गई, और इस तरह से बहुत सारी मूवमेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, पाकिस्तान की नेशनल डिसइंटीग्रेशन, पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ ये लेकर जा रहे हैं अगर इन जो मिसिंग पर्संस के केसेस को ये सीरियसली नहीं लेते। किलिंग जिरगा आपका नेक्स्ट एडिटोरियल। किलिंग जिरगा के अंदर क्या बात होती है? जिरगा आपको पता है जो कबाइल वगैरह है वहां पर जो है जिरगा बनाया जाता है, जिनको वो सीनियर अपने जो है समझदार लोग समझते हैं। तो स्टोरी यहाँ पर ये बताई गई कि कोहिस्तान के अंदर जिरगा जो है एक इंस्टीट्यूशन जो है, जिसको जो टॉप कोर्ट है उसने इलीगल करार दे दिया था। एक बाप जो है वो क्या करता है, पुलिस की प्रोटेक्शन मांगता है अपने बेटे के लिए, ठीक है ना। उस वक्त जब ये जिरगा ऐलान कर देता है कि इसके बेटे का मर्डर कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए कोलाय पालस के अंदर, ठीक है ना। अब ये कोलाय पालस क्या है ये भी अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब क्यों करता है, क्योंकि इस लड़के का एक लड़की के साथ जो भी था मेल जोल था, तो लड़की को तो वो मार देते हैं चोर कस्टम के तहत, ठीक है ना, चोरा चोरी या चोर कस्टम जो भी है, इस कस्टम के थ्रू लड़की को तो मार देते हैं, लड़का बच जाता है। अब लड़के के भी उन्होंने डेथ वारंट निकाल दिए हैं कि इसको भी ढूंढो और इसको भी मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो इस लड़के को भी मारते, वो जो उसका बाप था वो पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर वहां से पुलिस से जो है अपने बेटे के लिए प्रोटेक्शन मांगता है। तो ये है जनाब अली स्टोरी। इसी स्टोरी को वो आगे एक्सपैंड करते हैं, तो वो कहते हैं पिछले नवंबर में एक यंग लड़की को मार दिया गया इसी जरगे के ऑर्डर से। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो एक लड़के के साथ डांस कर रही थी, तो उसका मर्डर कर दिया गया। एक ये इंसिडेंट पहले हो चुका है। इसी तरह 2011 के अंदर 5 फीमेल्स जो हैं उनकी भी डेथ, उनको भी मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक शादी के अंदर क्या कर रही थी, हल्का फुल्का वो डांस कर रही थी, या जो वो बजाती हैं वो बजा रही, तो इस जुर्म की उनको सजा दे दी गई। ये भी जिरगिन का, इनको भी मार दो। तो ये है जी चीजें, इनके भी डेथ वारंट निकाल दिए। बहरहाल इन इंसिडेंट्स के बाद वो कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सब सिटीजन के लिए इक्वल। ऑनर किलिंग वाला जो काम है ना, इसको बंद कर देना चाहिए, इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए ऐसी प्रैक्टिसेस को। और ये चोर ट्रेडिशन जो है इसको भी, इस तरह की जो ट्रेडिशंस हैं जिनकी वजह से लोगों के डेथ वारंट आप लोग निकालते हैं, इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। अब आ जाते हैं कोलाई पैलेस, ये कहाँ पर है, कोहिस्तान कहाँ पर है, जिस यहाँ पर जहाँ की हमने स्टोरी बात की। तो पहले ये देख लें जी आप लोग। कोहिस्तान बेसिकली पहली बात तो यह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, केपीके के अंदर है, हजारा डिवीजन में है, ठीक है ना। ये इसकी बेसिकली है पहली, पहले तस्वीर ही देख से वहां से आपको समझ आ जाएगी। ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका केपीके है, और केपीके का जब हम मैप खोलते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगी। ये अपर कोहिस्तान है और ये है आपका कुलाई पैलेस। यहाँ के पर ये इंसिडेंट हुआ है इस जगह पर, जो स्टोरी अभी एक्सप्लेन की गई है। अब ये कुलाई पैलेस की कोहिस्तान की भी स्टोरी देख लें कि कोहिस्तान जो है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है। कोहिस्तान था एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट विद द हजारा रीजन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। 2014 के अंदर इसको तोड़ के दो इसके डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, अपर कोहिस्तान एंड लोअर कोहिस्तान। उसके बाद 2017 के अंदर जो लोअर कोहिस्तान है उसका डिस्ट्रिक्ट वाज फर्दर बफरकेटेड एंड अ डिस्ट्रिक्ट कोलाई पैलेस वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि पहले ये कोहिस्तान था, ठीक है, फिर 2014 के अंदर इसके दो पीस कर दिए गए, एक बन गया अपर कोहिस्तान और एक बन गया लोअर कोहिस्तान। उसके बाद 2017 के अंदर जो जो लोअर कोहिस्तान था इसको सब डिवाइडेड कर दिया गया, और इसका जो एक पोर्शन है उसका नाम रख दिया गया कोलाई पैलेस। और ये एक डिस्ट्रिक्ट है किसका, हजारा डिवीजन का, और खैबर पख्तूनख्वा इसका प्रोविंस है। और यहाँ पर ये वाकया पेश आया है, मैप से अगर आप देखें तो ये इसकी लोकेशन आपके सामने है। सो जी होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, इस्तेमाल इसको पेपर में अगर हम करेंगे तो वुमेन राइट्स के ऊपर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जिरगा कल्चर जो है इलिटरेसी की वजह से प्रमोट हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रिट ऑफ द स्टेट जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर है पाकिस्तान के अंदर, और ऑनर किलिंग के ऊपर जो है आपके सामने कई जाने पाकिस्तान के अंदर ले ली जाती है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। बहरहाल जी ये थे आपके जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस। और बाकी फिर फाइनली वही बात है, जिंदगी रह गई तो नेक्स्ट लेक्चर फिर आपके लिए अपलोड कर देंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।